स्टार्ट करते हैं टाइम है। ठीक है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, दैट इज एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन एंड एड्रिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जहाँ पर आप देखेंगे कि इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ये आपकी ड्रग्स यूज होती हैं, एड्रेलिन वगैरह ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये बेसिकली फिजियोलॉजिक वाली भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप इमेजिन करिए, चैप्टर नंबर 9 से पहले आप एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन से पहले एड्रिनिल को सोचिए। आपने स्टडी किया हुआ है कि एड्रेनलिन एक टाइप का हार्मोन भी है और एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो बेसिकली कहाँ बनता है, हमारा एड्रिनल मेडुला में बनता है। इसलिए इसका नाम भी हमने एड्रिनिल रखा था, क्योंकि ये एड्रिनल मेडुला से बनता है। ठीक है। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वहीं से हार्मोन सिक्रेट होता है, इसका नाम इसलिए हमने एड्रिनिल रखा। और जहां जहां पर ये जिस जिस रिसेप्टर्स में वर्क करता है, उन रिसेप्टर्स का नाम हमने एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स रखा। रिसेप्टर्स का मतलब होता है रिसीवर्स, मतलब उन उन सेल्स में जो ये रिसीवर लगा होगा, एड्रेलिन वहां पे जाके बाइंड करेगा और उसका एक पर्टिकुलर एक्शन होगा। अब मान के चलिए, जैसे आपको मैं हमेशा से एक कहानी सुनाते आता हूं कि आप जंगल में जा रहे हो और पीछे से आपको शेर पड़ जाता है। अब देखो, शेर के साथ आप क्या करोगे? या आप शेर के साथ फाइट करोगे यदि आप बहुत ही ताकतवर हो तो आपको फाइट करनी पड़ेगी, या आपको फ्लाइट करना पड़ेगा। फ्लाइट का मतलब होता है भाग जाना वहां से। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बॉय है, वो भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे पड़ गया शेर। अब ये शेर है, टाइगर है, चीता है, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेना, लेकिन टाइगर हम मान के चलते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि बॉय के पीछे पड़ गया, अब इस लड़के को भागना है। तो भागने के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी नॉन इंसेंशियल अभी के लिए जो फंक्शंस होते हैं, जो सिस्टम है, उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है हार्मोन, वो आपका एड्रेलिन हार्मोन है। एड्रेलिन हार्मोन इमीडिएटली हमारे एज ए न्यूरोट्रांसमीटर से वर्क करता है, वो रिलीज होता है और आपको भागने की ताकत मिलती है। तो सारा काम एड्रेलिन ही करता है। ठीक है। ओके। तो एक एक करके हम देखेंगे एड्रेलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इसको हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। एड्रेलिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड इट इज अ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। ये हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड बनाता है, जिसमें भी स्पेशली एड्रिनल मेडुला, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड्स के टू पार्ट्स होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो ये कौन बनाता है? मेडुला बनाता है। इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडीज fight and flight response, helping to prepare the body for a rapid action in a stressful situation। यदि कोई सामने स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशंस आ जाए, तो रैपिड एक्शन के लिए जो हार्मोन हमें चाहिए होता है, वो हमारा एड्रेलिन ही होता है। एंड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द sympathetic nerve endings in response to stimuli that activate the sympathetic nervous system। that means स्टिमुलाई की इसने बात की। अब देखो, शेर आ रहा है, तो शेर आ रहा है तो इसकी स्टिमुलाई आपके पास कैसे जाएगी? आप आंखों से देखोगे, इसकी आवाज से सुनोगे। तो ये दो टाइप की स्टिमुलाई आपकी बॉडी में चलेगी, और जैसे स्टिमुलाई जाती है आपको एहसास होता है कि जो शेर की आवाज है, तो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से आपका एड्रेलिन रिलीज होता है, और वहां पर हमारी बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस एनहांस हो जाते हैं और कुछ फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। उनमें से कुछ फंक्शंस हैं जो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है या एड्रेलिन परफॉर्म करता है। उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। और कट तो नहीं क्या वाला पोर्शन? नहीं कटा। ठीक है। ओके फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंक्रीज हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, dilating the airway, increasing the blood flow to muscles and enhancing the body ability to response to stress। ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमारी हार्ट रेट को फास्ट कर देता है एड्रेलिन। ठीक है। तो हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी तो आपकी ऑक्सीजन की डिलीवरी बेटर वे में होगी, प्लस ये डायलेट कर देता है एयरवे को, क्योंकि अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ताकत चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमारे एयरवे यदि नैरो होंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं मिलेगी। तो एयरवे को क्या कर देता है? डायलेट कर देता है। एंड इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू मसल्स। अब आपको मांसपेशियों को आपकी बॉडी को मांसपेशियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीछे शेर पड़ गया, आपको भागना पड़ेगा या फाइट करनी पड़ेगी। भागना पड़ेगा तो भी आपकी क्या यूज होंगी? बोन्स और
मसल्स आपकी यूज होंगी तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल्स। यदि मान के चलो एड्रेनलिन नहीं होता तो आपके मसल्स में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जाएगा और वहां पर लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाएगा ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और आपको भागते भागते आपकी थाइस में, आपके लेग्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें इन चीजों से बचाता है और वहां पे आप फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है, आपको यहां तक समझ आया सिनेरियो एड्रेनलिन का? हेलो, समझ आया? आगे बढ़े? यस सर। ओके फाइन। अब हम देखते हैं एड्रेनलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है, और इसका रिलीज कैसे होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस की बात करें तो द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन टेक्स प्लेस इन अ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज chromaffin cells which are found in the adrenal medulla. This is important one. The adrenal medulla वो कौन सा पार्ट होता है? इनर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स में। ठीक है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एड्रेनलिन बनने की स्टार्टिंग कहाँ है? क्योंकि एड्रेनलिन तो एक मैच्योर हार्मोन है, एक मैच्योर न्यूरोट्रांसमीटर है। क्योंकि हम एड्रेनलिन को हम बाहर से नहीं खाते, हम बाहर से क्या खाते हैं? कार्ब्स, प्रोटीन्स, है ना, या फैटी चीजें। तो जो अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोसिन, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। तो क्या होता है, जैसे आप कुछ खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल लीन मीट्स हो गए या फिश हो गया, ये डेयरी प्रोडक्ट हो गया, सोय प्रोडक्ट हो गए, नट्स सीड्स आलमंड पंपकिन सीड, लिग्यूम्स वगैरह, ये अंडे वगैरह, इनमें ये आपका ये अमाइनो एसिड होता है। ये अमाइनो एसिड जैसे हमारी बॉडी में अंदर जाता है, नाउ इट एंटर्स द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला में जाता है या सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग में जाता है। वहां पर ये जो आपका अमाइनो एसिड है ये एल डोपा में चेंज हो जाता है। जो आपका टायरोसिन नाम का जो आपका अमाइनो एसिड है ये एल डोपा में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज विच कन्वर्ट द टायरोसिन इनटू एल डोपा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला अमाइनो एसिड। अगेन उसके बाद क्या होता है, एल डोपा आपका डोपामीन में चेंज होता है बाय द एंजाइम एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज की हेल्प से। एल डोपा आपका डोपामाइन में चेंज होता है। देखो अभी तक एड्रेनलिन बना नहीं है, अभी तक आपका एल डोपा से डोपामीन बना। अब डोपामीन से आपका नोर एड्रेनलिन बनेगा, देन नोर एड्रेनलिन से आपका एड्रेनलिन बनेगा। देखो यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हो, सबसे पहले आपका अमाइनो एसिड बनता है, सॉरी आप जो अमाइनो एसिड खाते हो वहां से एल डोपा बनता है, एल डोपा से आपका डोपामीन बनता है, डोपामीन से नोर एपिनेफ्रिन बनता है, देन आपका फाइनली एड्रेनलिन बनता है। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे इंजाइम्स के नाम नहीं लिए क्योंकि इंजाइम्स के नाम इसके बड़े बड़े हैं, आपको याद भी नहीं करना, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि आपने जो खाना खाया उसमें जो अमाइनो एसिड था वो एल्डोपा में चेंज हुआ, देन डोपामीन में, देन नोरेपिनेफ्रिन में, अल्टीमेटली ये एड्रेनलिन बनता है विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एथोलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज से, PNMT से। ये नोर एड्रेनलिन से एड्रेनलिन आपका बनता है। ठीक है, और अल्टीमेटली इसके बाद इसका स्टोरेज हो जाता है। क्योंकि एक बारी जब हमारा फूड बन जाता है, जैसे हमने खाना बनाया, जैसे मुझे रोटी सब्जी बनानी, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे आटा चाहिए, पानी चाहिए, चकला चाहिए, में बहुत सारी चीज चाहिए। उसके बाद हमारी रोटी बन के तैयार होगी। अब उस रोटी को हम अपने जो टिफिन होता है उसमें पैक कर देते हैं कि हम इसको फिर खाएंगे। तो टिफिन में पैक करना, डेट इज स्टोरेज ऑफ एड्रेनलिन। ठीक है, नाउ once adrenaline is synthesized, it must be stored in a way that allow for a रैपिड रिलीज। हमें इसको ऐसी जगह पे स्टोर करवाना है जहां पर इसका रैपिड रिलीज हो सके। ऐसा ना हो कि आपने रोटी सब्जी बना ली, कहीं कोने में छुपा दी, आपको भूख लगे और आपको मिले ना कि आपने कहाँ छुपाई हुई है। तो एड्रेनलिन बड़ी इमरजेंसी वाला हार्मोन है, तो हमारी बॉडी में ऐसे एरियाज में इसको रखना होता है स्टोर करके कि जहां पर ये इमीडिएट रिलीज हो पाए। ठीक है, व्हेन नीडेड इन द एड्रेनल मेडुला और सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स में आपका ये स्टोर होता है इन स्पेशलाइज्ड वेसल्स। दिस वेसल्स सर्व एज अ स्टोरेज कंटेनर दैट प्रिवेंट न्यूरोट्रांसमीटर फॉर बीइंग ब्रोकन डाउन प्रीमेच्योरली। यहाँ पर ये आपका जो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद ये स्टिमुलाई का वेट करता है कि कोई स्टिमुलाई आएगी तो मैं इमीडिएट रिलीज हो जाऊंगा। ठीक है, मैं एड्रेनल मेडुला की बात करूं तो एड्रेनल मेडुला में ये क्रोमोफिन ग्रैन्यूल्स में स्टोर होता है। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग में एड्रेनलिन इज स्टोर इन द सिनेप्टिक वेसिल्स अलोंग विद द नोरएपिनेफ्रिन। ठीक है, दो जगह आपका स्टोर होता है, एक तो एड्रेनल मेडुला में और सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स में आपका एड्रेनलिन स्टोर होता है। फिर ये वेट करता है कि आपको कोई स्टिमुलाई आएगा।
अब हम देखेंगे रिलीज कब होता है एड्रेलिन। द रिलीज ऑफ एड्रेलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम और एट स्नैप्स अकर इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। जैसे आपको मैंने बोला कि आप ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, या आपको लगेगा कि यहाँ पे जंगल में अंधेरा हो रहा, कुत्ते पड़ गए, शेर पड़ गया, मतलब कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ गई, कुछ आपको डेंजर लगता है, उस टाइम स्टिमुलाई मिलेगी और एकदम से ये रिलीज हो जाएगा। क्योंकि जब भी स्टिमुलाई मिलती है ऐसी डेंजर वाली, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिगर्स दिस रिलीज ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब आपको स्टिमुलाई मिली, आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसके बाद इमीडिएट एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, आप इसमें देखोगे जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है व्हेन द ब्रेन परसीव्स अ थ्रेट। उसको लगता है कि हाँ अब कोई दिक्कत आने वाली है, आपको भागना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, वट एवर। इट एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज डन थ्रू द हाइपोथैलेमस। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस में, विच सिग्नल्स द एड्रिनल मेडुला टू रिलीज द एड्रेनलिन। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं यहाँ पर। आपको कोई वहां पे मतलब शेर मिला, कुत्ता मिला, बिल्ली मिली, कुछ भी मिला, आपको एक डेंजर महसूस हुआ, हाइपोथैलेमस को मैसेज गया, हाइपोथैलेमस ने इमीडिएटली एड्रेनल मेडुला को मैसेज भेज दिया कि आप रेडी हो जाओ, एड्रेनलिन रिलीज करो। ठीक है, इसके साथ साथ सिंपैथेटिक नर्व्स आल्सो डायरेक्ट स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं, वहां पर भी एड्रेनलिन आपका स्टोर होता है, तो वो अपने आप ही वहां से एड्रेनलिन को निकाल देती हैं। ये भी उसके पास ताकत होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास, कि हाइपोथैलेमस का वेट नहीं करता, क्योंकि हाइपोथैलेमस से मैसेज एड्रिनल मेडुला के पास जाएगा, उसके बाद रिलीज होगा। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास अपना एड्रेनलिन भी उसने स्टोर करके रखा होता है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स आल्सो डायरेक्टली स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द एड्रेनल क्रोमोफिल सेल, फर्दर प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। ठीक है, इसके बाद आता आपका, आपको सिग्नल मिल गया। अब वहां पर क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसल्स। जिस वेसल्स में एड्रेनलिन आपका स्टोर था, अब वो ब्रेक होंगी और वहां से आपका एड्रेनलिन बाहर निकलेगा, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स रिलीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, विच ट्रेवल्स टू द नर्व एंडिंग और एड्रेनल मेडुला। वहां पर क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लेक्स होगा। व्हेन द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द नर्व टर्मिनल्स ऑफ क्रोमोफिल सेल्स, इट ट्रिगर्स द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयंस थ्रू द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपके सेल में ये कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेसल्स कंटेनिंग एड्रेनलिन टू फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब ये एक्सोसाइटोसिस से एड्रेनलिन आपका बाहर आकर एड्रेनलिन जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे जाके बाइंड हो जाता है। नाउ यहां से आपका रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में या साइनेप्स में। अल्टीमेटली आपके जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। फाइन। अब जैसे आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जो आपको मैंने ऊपर फंक्शंस बताए, इंक्रीज हार्ट रेट, डायलेटिंग द एयरवे, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल्स वगैरह, ये एक्शंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं वंस आपके आपके यदि आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टार्ट हो गए तो। ठीक है, यहां तक आपको मैंने बता दिया। उसके बाद देखते हैं रेगुलेशन कैसे होगा। अब देखो होता क्या है कि अब मतलब जो जो खतरा आपके ऊपर घूम रहा था, मंडरा रहा था, अब वो चला गया। आप वहां से स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आ गए। अब आप राहत की सांस लेते हो, अब आप गहरी गहरी थोड़ी देर सांस लेते हो, थोड़ा आप लेटते हो, फिर आपकी जो धड़कन है वो धीरे धीरे अब दोबारा वापस अपने नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। अब जब गहरी गहरी आप सांसें ले रहे थे, वो भी आपकी धीरे धीरे अब बिल्कुल अब जो आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन इज टाइटली कंट्रोल्ड एंड इट इज प्राइमली रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द हाइपोथैलेमस। अब वो देखता है कि अब जो स्ट्रेस के सिग्नल्स या डेंजर्स के सिग्नल्स रिड्यूस हो गए हैं, तो इसका अमाउंट भी धीरे धीरे फीडबैक मैकेनिज्म से जाता है हमारे ब्रेन के पास। अल्टीमेटली फिर आपका एड्रेनलिन का अमाउंट स्लो जाता है, आपकी हार्ट रेट स्लो जाती है। अब जैसे आपकी इंक्रीज हो गई थी, आपका ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल आ जाता है, थोड़ी देर के बाद आपकी हार्ट रेट नॉर्मल आ जाती है। फीडबैक मैकेनिक्स से ये अगेन मैसेज जाता है ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इनका बता दिया है, रिलीज स्टोरेज। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ तक समझ आया? समझ आया? कोई Yes. बोलेगा? ठीक है, ओके फाइन। यस सर। अब हम देखते हैं कि
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बार बार बात कर रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेटिंग द इनवॉलेंटरी फंक्शंस। आपने अपने हार्ट को नहीं बताया है कि आप अपनी अपने हार्ट रेट को फास्ट कर दो। आपने लंग्स को नहीं बताया। ये इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर होते हैं, स्पेशली स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशंस। इट यूजेस अ केमिकल सिग्नल्स लाइक एड्रेनलिन, जैसे आपको मैंने बताया। तो क्या क्या मतलब ये फंक्शन होता है? इट इंक्रीज द हार्ट रेट, जैसे टैकीकार्डिया हो जाता है, आपकी आंखें जो होती हैं वो और चौड़ी हो जाती हैं, ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल्स, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। सिर्फ वही चीजें एक्टिवेट रहती हैं जो सर्वाइवल के लिए उस टाइम जरूरी है। दिस रिस्पॉन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल व्हेन फेस्ड विद द इमीडिएट थ्रेट और स्ट्रेस। अभी मान के चलो, यदि एड्रेनलिन नहीं होता और आपको लगता है कि यार स्ट्रेस छोड़ो, पहले मैं वॉशरूम होके फ्रेश होके आता हूं, तो फ्रेश होना अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए अपनी जान बचाना जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है कि आप वहां पर बगल में खड़े होके आप मिक्चुरेशन कर रहे हैं या यूरिन पास कर रहे हैं। यूरिन पास करना उस टाइम जरूरी नहीं है, उस टाइम जरूरी है जान बचाना। तो उस टाइम जो चीजें चाहिए आपको, वो एड्रेनलिन एड्रेनलिन वो सारा आपको करके देगा, ठीक है। अब देखते हैं जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स है। बार बार मैंने बोला कि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स में आपका एड्रेनलिन आके बाइंड होता है। अब आपको ये देखना है कि एड्रेनलिन जो आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो होते कितने हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन होती है, क्या क्या करते हैं, ठीक है। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स टू टाइप के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अगेन जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं टू टाइप के हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जो बीटा रिसेप्टर्स हैं अगेन थ्री टाइप के हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये पांच टोटल आपके रिसेप्टर्स हैं जहां पर आपका एड्रेनलिन आके बाइंड होता है। जब आपका एड्रेनलिन आकर अल्फा 1 में बाइंड होता है, जब एड्रेनलिन आकर अल्फा 1 में बाइंड होता है, जो कहां पे लोकेशन है इसकी? स्मूथ मसल्स में। कहा कौन कौन सी स्मूथ मसल्स? ब्लड वेसल्स, आई और यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या करता है ये? इसका रोल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्यूपिल डायलेशन एंड ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्यूपिल डायलेशन के लिए और ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहां पे लिखा है वैसोकंस्ट्रिक्शन। मान के चलो ये आपकी बॉडी है, सेंटर में आपका हार्ट होता है। अब ये जो वैसोकंस्ट्रिक्शन कहाँ का करता है? आपके हैंड्स वगैरह का करता है, क्योंकि उसकी हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारे बॉडी हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए प्लेंटी ऑफ अमाउंट में, आपके ब्रेन के लिए और आपकी इंपॉर्टेंट जो मसल्स एंड लेग्स वगैरह के लिए चाहिए। तो यहाँ का ब्लड आपका पूरी बॉडी में सेंट्रलाइज होकर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रीजन में जाना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो अल्फा 1 के थ्रू क्या कर देता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है। कहां पर? जो आपकी पेरिफेरी में जो कैपिलरीज होती हैं। अल्फा 2 की बात करें, अल्फा 2 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, पैनक्रियाज में होता है और प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में होता है। यहाँ पे ये फंक्शन आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी लोकेशन आपको बता रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये। बीटा की बात करें तो बीटा 1 आपका हार्ट किडनी में होता है, बीटा 2 स्मूथ मसल्स में होता है लाइक लंग्स और ब्लड वेसल्स, बीटा 3 आपका एडिपोज टिश्यू ब्लैडर में होता है, ठीक है। बीटा 1, बीटा के आगे क्या लिखा हुआ? 1। यहाँ पे किडनी को छोड़ दो तो हार्ट को याद रखना। हार्ट कितना होता है आपका? 1। तो बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट है आपका? हार्ट में। बीटा 2 आपके लंग्स कितने होते हैं? 2। तो लंग्स का आप याद रखना कि बीटा 2 लंग्स में प्रेजेंट होता है, बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो बच गया बीटा 3, एडिपोज टिश्यू हर जगह होता है, तो इसका जो रिसेप्टर है वो बीटा 3 है। आपके तीनों रिसेप्टर इस तरह से इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स के लिए याद रखने। बीटा 1 हार्ट आपका 1 है, इसलिए बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बीटा 2 दो लंग्स हैं, इसलिए वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू वहां पे बीटा 3, ठीक है। अब हम एक एक की बात करेंगे, एक एक की हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अल्फा 1, सबसे पहले आपका रिसेप्टर आता है अल्फा। अल्फा रिसेप्टर्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द vasoconstriction, that is narrowing of the blood vessels and other response like smooth muscle contraction, ठीक है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? स्पेशली फाउंड इन द स्मूथ मसल्स, स्पेशली इन द ब्लड वेसल, ब्लैडर एंड आई। क्या फंक्शन होते हैं इसके? जैसे आपका एड्रेनलिन अल्फा 1 रिसेप्टर में बाइंड होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स लीड्स टू अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बीपी। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और pupil डायलेशन।
ठीक है, ये हमारे हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं कि आपको और चौड़ा चौड़ा दिखे। अल्फा टू की बात करें, अल्फा टू आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पैनक्रियास में। इनके फंक्शंस की बात करें, inhibition of neurotransmission release, activation of alpha 2 receptors inhibit the release of further neurotransmitter like norepinephrine by acting as a negative feedback mechanism to limit excessive sympathetic activity। ये डिसाइड करता है कि कहीं एक्सेसिव सिंपैथेटिक एक्टिविटी ना हो जाए, इसलिए वहां से वो स्विच ऑफ करने का काम भी करता है। इट ऑल्सो इनहिबिट द इंसुलिन सिक्रीशन इन पैनक्रियास। अल्फा टू रिसेप्टर्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ इंसुलिन विच हेल्प्स मेंटेन अ ग्लूकोज लेवल इन स्ट्रेस सिचुएशन। मैंने आपको बोला कि आपको भागना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा या फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज चाहिए मतलब आपके सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, तो वहां पर इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है और आपके जो वाइटल सेल्स हैं वहां पे जो ग्लूकोज है उसको पहुंचाता है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि जहां पर आपका आपके ब्लड में ग्लूकोज रहना चाहिए, वरना अदरवाइज आपको थकान हो जाएगी, आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो ये इनहिबिट कर देता है इंसुलिन के सिक्रीशंस को। ठीक है, फिर इसका सिडेटिव इफेक्ट भी होता है। जो आपके अल्फा टू रिसेप्टर्स होते हैं कैन हैव द calming off and sedative effect in a लो मैनर। ठीक है, लेकिन अल्फा वन और अल्फा टू इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके बीटा रिसेप्टर्स हैं। बीटा रिसेप्टर्स की बात करें तो बीटा वन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके हार्ट और किडनी में। हमारे हार्ट को जाके क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हार्ट रेट बढ़ा दो, हमें खून की, हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है और पूरे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। तो जैसे आपका बीटा वन एक्टिवेट होता है आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, और इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इट एनहांस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आपके हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हाई हो जाता है। रेनिन रिलीज इन इन किडनी, बीटा वन रिसेप्टर स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ रेनिन विच हेल्प्स रेगुलेट द बीपी। ये बीपी को रेगुलेट करता है। बीटा टू की बात करें तो बीटा टू स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द लंग्स, ब्लड वेसल्स और जीआई ट्रैक। ये बीटा टू रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो कि आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर वे में एयरवे आपके प्रॉपर आए, आपको एयर प्रॉपर आए, आप भाग सको, सांस ले सको, वैसोडाइलेट कर देते हैं और इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटाइलिटी। ऐसा ना हो कि मतलब फाइट कर रहे हो और आपको मतलब अभी लगे कि यार मेरे ना पेट में अजीब सा लग रहा है, गड़बड़, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, मोटाइलिटी को रिड्यूस कर देता है कि आपको वॉशरूम वगैरह ना जाना पड़े। पता चला भागते 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 आपको लगे कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो सारा मैकेनिज्म भगवान ने ऐसे बताया हुआ है कि स्ट्रेस वाले कंडीशन में आपको ये सारी चीजें ना हो, ना वॉशरूम जाए, ना आप यूरिन के लिए जाएं, ना डेफिकेशन के लिए जाएं। तो भगवान ने एड्रेनलिन की हेल्प से उन सब चीजों को वो रोक देता है उस समय के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बीटा थर्ड रिसेप्टर्स जो कि आपके एडिपोज टिश्यूज और ब्लैडर में होते हैं। यहां पर क्या करता है, लाइपोलिसिस, एक्टिवेशन ऑफ बीटा थ्री रिसेप्टर स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोर्ड फैट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, स्पेशली इन द स्ट्रेस और एक्सरसाइज। बीटा थ्री रिसेप्टर्स आपके फैट में प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू में। यदि मान के चलो आपको लंबा भागना पड़े और आपने कुछ खाया ना हो लेकिन आप थोड़े हेल्थी हो, तो आपकी जो फैट होगा वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द बीटा थ्री रिसेप्टर। एड्रेनलिन आएगा, बीटा थ्री रिसेप्टर के पास जाएगा, बीटा थ्री रिसेप्टर एड्रेनलिन सॉरी बीटा थ्री रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू को बोलेगा कि आप टूटो, वहां से फैट आपका टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा और आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो आपका बीटा थ्री रिसेप्टर्स है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है। जब वो यूरिनरी ब्लैडर हमारा रिलैक्स हो जाएगा तो और एक्सपेंड हो सकेगा और आपका यूरिन स्टोर ही रहेगा। आपको यूरिन पास करने की जो अर्जिश है वो नहीं आएगी। पता चला भागते 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 आपको मतलब आपका अब मतलब बीच में आप रुक जाओ कि मन करे अब तुम्हें वॉशरूम जाना है, वरना मेरे पेंट में ही हो जाएगा कुछ, है ना। तो उसको रोकने के लिए जो एड्रेनलिन रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन इनहिबिट द यूरिनेशन। ठीक है, आपके यूरिनेशन को रोक दिया, स्टॉप कर दिया, स्टॉप मतलब रिड्यूस कर दिया, डेफिकेशन को रिड्यूस कर दिया कि दो चीजें आपको उस टाइम ना आ जाएं और पता चला आपका टाइम वेस्ट हो जाए और आपको शेर आपको खा जाए। ठीक है, एड्रेनलिन हेल्प्स इनहिबिट द urination during the time of stress because the body wants to conserve energy and focus all its resources on dealing with the threat। जो आपके सामने जो थ्रेट आया है, जो स्ट्रेस आया है या जो सिनेरियो आया है जिसमें आपकी जान को खतरा है, उस थ्रेट से निपटने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। सारे रिसोर्सेज आपको वहां लगाने पड़ेंगे, ना कि
इन सब मैटर में वॉशरूम जाना है, फलाना ढमकाना, वो तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये सब जान इंपॉर्टेंट है। जान ही नहीं रही तो क्या करोगे बाद में। इट शट्स डाउन ऑल नॉन essential functions like digestion and urination and defecation to divert energy to essential actions like muscle strength and rapid reflexes। ठीक है। तो देखो हम डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, जो हमारा यूरिन रिलीज होगा तो भी एनर्जी रिड्यूस होती है, सॉरी यूज होती है, डाइजेशन में भी आपकी एनर्जी यूज होती है। तो सारी की सारी एनर्जी हमारी मसल्स के पास भेज देता है, और मसल्स भागने में काम करती है, फाइटिंग में काम करती है, मारपीट में काम करती है वो एनर्जी। ठीक है। एड्रेनलिन डज दिस by acting on the alpha 1 adrenergic receptors in the smooth muscles of the bladder, causing them to contract, reduce to or to originate. It's as though the body says, we don't need to stop to go to bathroom right now, there is the bigger emergency। अभी हमारे साथ, हमारे सामने बहुत बड़ी इमरजेंसी है, वॉशरूम वगैरह हम कभी बाद में जाएंगे, लेकिन पहले मैं अपनी जान बचा लूं। तो जान बचाने के लिए आपका एड्रेनलिन हार्मोन है। आगे चल के हम इसी की हम दवाइयां देखेंगे। कौन कौन सी मेडिसिन हैं वो हम इसी में आगे पढ़ेंगे। आज आपको मैंने कंप्लीट चैप्टर नंबर 9 का कुछ पार्ट मैंने आपको बताया है। अभी आपके सामने जो बुक ओपन कर दी है मैंने, बुक ओपन से आप देख सकते हैं, मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। इसके बाद टुमारो, टुमारो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर, सॉरी हम पढ़ेंगे, मैंने आपको टाइम टेबल भी भेज दिया है, ठीक है। हम पढ़ेंगे ड्रग्स। हम देखेंगे वो कौन कौन सी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं जो बेसिकली एड्रेनलिन रिसेप्टर्स में वर्क करती हैं, ठीक है। ऊपर वाला मैंने आपको सारा बता दिया। फिर हम देखेंगे ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एड्रेनलिन को ही स्टडी करेंगे। आज हमने बहुत एड्रेनलिन की स्टडी कर ली, और एड्रेनलिन का यूज कैसे करते हैं क्या नहीं करते वो सब हम डिटेल में एड्रेनलिन की स्टडी देखेंगे। फिर बहुत सारे दवाइयां आएंगी आपके, डोपामिन वगैरह आप लगाते हो, डोविटामाइन आप लगाते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप डोपामिन का आप बेसिकली आप यूज करते हो ना, काफी सारी चीजें, एड्रेनलिन का आप यूज करते हो, डोविटामाइन का आप यूज करते हो, ओक्सीमेटाजोलिन, जैलोमेटाजोलिन। आप नाक में जो ओट्रिविन दवाई डालते हो इसमें आपका नाक खुल जाता है। टीवी में भी आपकी ऐड आती होगी है ना, वो भी एड्रिनर्जिक ड्रग्स ही होती हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। आपने नाम सुना है ओट्रिविन वगैरह का? अविनाश, गुलशन, यस रवि, सर। विराज, सुना है ओट्रिविन? नो सर। ओट्रिविन में ओक्सिया, ओट्रिविन में जैलोमेटाजोलिन होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका नाक खुल जाता है, ठीक है। वो सब बताऊंगा आपको मैं सिम्पैथोमिमेटिक एड्रेनर्जिक ड्रग्स में टुमारो, ठीक है। आधे घंटे के बाद हम अपनी जो भी हमारा टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम फोकस करेंगे कि हमारा टाइम टेबल ही फॉलो हो। थोड़ा सा चैप्टर बच रहा है, ये हम कल देखेंगे। फिर हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स देखेंगे। फिर उसका हम डिटेल्ड रिवीजन करेंगे दोबारा, 7वां 8वां 9वां 10वें चैप्टर का हम दोबारा से रिवीजन करेंगे, क्या भूलो ना, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो हम 7 8 9 10 को एक ही साथ हम दोबारा पढ़ेंगे, जिसमें आपकी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म की मेमोरी लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। एड्रेनर्जिक हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो जाएंगे, सेक्शन 2 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।